नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूक्लियस इक्विटी में। तो आज हम बात करेंगे केआई इंडस्ट्री के बारे में। केआई इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो वायर्स और केबल के सेगमेंट में डील करती है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और वो किस टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है, रेवेन्यू मॉडल क्या है और किस टाइप के प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर इसके बारे में बात करेंगे इसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब वो अपने ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से किस एरिया को एक्सप्लोर करना चाह रही है और कहां से वो फ्यूचर अर्निंग के लिए उसके क्या प्लान है। फिर दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा डील कर रहा है और मैनेजमेंट को थोड़े से कुछ नंबर से भी हम पता करेंगे कि मैनेजमेंट के कुछ नंबर्स जो होते हैं उसे चेक करने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है। फिर तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कि कंपनी ने अभी तक पिछले सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उसके नंबर पे डिटेल पे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे उसके वैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी की अभी जो फिलहाल में जो मार्केट प्राइस है तो वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है और या फिर फेयर वैल्यू पे है। तो इस सब पे मतलब एक मैं अपना ओपिनियन दूंगा, मेरा कोई रिकमेंडेशन और सजेशन नहीं है, मैं अपने बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे अपना जो ओपिनियन है वो आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में। तो कंपनी क्या है, कंपनी केबल्स और वायर्स का निर्माण करती है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि EHV केबल्स, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं जो कि 400 किलोवाट तक की जो बिजली के पावर को उसको ट्रांसमिशन करने के काम आती हैं। तो ये बड़े बड़े ग्रिड में लगाई जाती हैं। दूसरा है HT केबल्स, ये ग्रिड से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे कि फैक्ट्रियां हो गई और बड़े बड़े जो कारखाने हैं उनमें ट्रांसफर करने के लिए। फिर इसके बाद लो टेंशन केबल है, ये उनसे कम डिवीजन जैसे कि घर में हो गया या फैक्ट्री यूनिट का जो छोटा यूनिट है उसमें पावर ट्रांसफर करने के लिए। फिर ये कंट्रोल्ड केबल्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल केबल्स हैं जो मतलब छोटे छोटे वायर टाइप से मतलब इंस्ट्रूमेंट में पावर देने के लिए। ऐसे ही मरीन ऑफशोर केबल्स, मरीन केबल्स क्या है जो पानी के अंदर बिछाई जाती हैं, तो इनकी जो ऊपर की लेयरिंग होती है बहुत ही हार्ड और ये सब होती है। और फिर ये हाउस वायर है, घर के में वायरिंग करने के लिए जो काम आते हैं। वेंडिंग वायर्स है, ये मतलब बाहर जो डेली यूज में जो वायर्स यूज होते हैं वैसे वो वायर है। कम्युनिकेशन वायर्स है, थर्मोकपल्स वायर, ऐसे जो इनका है बहुत सारा रेंज है। तो ये मतलब मेनली एक सेगमेंट जैसे वायर पे ही फोकस करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कंपनी के बारे में तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 54 साल पुरानी कंपनी है और इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 1800 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर प्लस हैं और 2000 प्लस के आसपास इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं। 50 से ज्यादा देशों में ये व्यापार करती है और 5000 से ज्यादा इसके एम्प्लॉय हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम देखें कि केबल के सेगमेंट के बारे में कौन सी केबल्स कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो हाउस वायर और विंडिंग वायर्स जो है वो 26% रेवेन्यू इनका उसके लिए जनरेट कर रही है और लो टेंशन केबल्स 38% कंट्रीब्यूट करती है और हाई टेंशन केबल 17% कंट्रीब्यूट करती है। इनका एक दूसरा भी मतलब साथ साथ ये EPC प्रोजेक्ट भी करते हैं। EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि कंपनी जैसे कि कहीं पे प्लांट सेटअप कर रही है या कोई कंपनी अपना छोटा सा एक बिजली का जो यूनिट बनाना चाह रही है, जैसे कि पावर कॉर्पोरेशन है या ऑयल गैस को एक मतलब अपने पूरे फैक्ट्री में एक बिजली की रिक्वायरमेंट है, तो ये कंपनी क्या करेगी, उसको पूरा हाई प्रोजेक्ट A to Z प्रोजेक्ट क्या करेगी, उसमें सारे तार बिछाएगी, उसका सारा मॉडिफिकेशन करेगी, उसको सारे जो आवश्यकता है चीजों की मतलब पूरा A to Z उसके काम को पूरा करके वो फिनिश करके देगी। तो ये EPC प्रोजेक्ट भी करती है जो कि 7% के आसपास उसको रेवेन्यू करा के देता है। तो ये ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है रेवेन्यू वाइज देखा जाए। तो मेनली जो रेवेन्यू इनसे हो रही है वो लो टेंशन केबल्स, हाई टेंशन केबल्स और जो हाउस होल्ड वायर्स हैं उनके थ्रू ये ज्यादा रेवेन्यू कर रही हैं। फिर इसके बाद इनका देखा जाए कि जो इन्होंने ग्रोथ की स्ट्रेटेजी को, जो इनका विजन है वो ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करेंगे, ये अगले 4 से 5 साल के लिए ये 800 करोड़ का कैपेक्स क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे और किसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ये हाई टेंशन और लो टेंशन वायर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है, हाई टेंशन और लो टेंशन वायर की डिमांड ज्यादा है। तो इसके लिए ये नेक्स्ट 4 से 5 सालों में 800 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्ट करेंगे रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। दूसरा इनका स्टेप है कि ये रिटेल सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं कि रिटेल की जो भागीदारी, जो रिटेल के जो हाउस होल्ड वायर्स हैं उनके जो उसमें जो अपना मार्केट शेयर है उसको बढ़ाना चाह रही है। तीसरा क्या है, तीसरा इनका ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप है कि ये क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूट चैनल नेटवर्क को बढ़ाने की इनका प्लान है अगले 2 से 3 साल में। जैसा कि हमने देखा है कि 2021 में इन्होंने क्या किया, तो 1650 डीलर से इन्होंने 1805 डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क बढ़ाया है। तो ये एक तरह से देखा जाए कि ग्रोथ के हिसाब से ये अपने प्लान के हिसाब से ग्रोथ बढ़ाने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, रिटेल सेगमेंट भी
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कैपेक्स का इन्फ्यूजन भी कर रहे हैं, तो एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए कंपनी में। चौथा इनका प्लान है कि वो क्या करेंगे, ये ग्लोबल प्रेजेंस में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, कि ग्लोबल प्रेजेंस मतलब अलग अलग कंट्री में बिजनेस फैलाना, इनका भी एक गोल है। और लास्ट में 5वां स्टेप ये चाह रहे हैं कि एफएमसीजी में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि इंडिया का एफएमसीजी मार्केट क्या बहुत बड़ा है। तो ये सोच रहे हैं कि जब तक हमारी 50% रिटेल में भागीदारी जैसे होती है कि जैसे वायर और ये सब से, तो एक एफएमसीजी के क्षेत्र में जैसे एक अपना एक प्रोडक्ट लाएंगे। एफएमसीजी में जो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे फैन, जैसे हेवल्स का है। हेवल्स के पहले स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर सेगमेंट थे, फिर इसके बाद उन्होंने बहुत से रिटेल ब्रांड में पंखे हैं, कूलर हैं, ये सब धीरे धीरे करके रिटेल में मतलब प्रोडक्ट की रेंज एक उतार दी। तो ऐसे ही ये भी इनका भी शायद प्लान है कि एफएमसीजी में ये क्या कुछ भी ला सकते हैं, पंखे या वायरिंग से कुछ स्विच बोर्ड और ये सब चीजें, आगे इनका भविष्य का ये प्लान है। तो अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो इनके जो 5 प्लान है, तो ये अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं और भविष्य में ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये क्वाइट ठीक लग रहा है कि हाँ ये ग्रोथ ला सकते हैं। तो अभी क्या है, हम लोग ज्योग्राफिकल सेगमेंट में अगर देखें कि कंपनी कहाँ से कितना क्या कमा रही है, तो इसमें देखते हैं कि नॉर्थ में इसकी भागीदारी 36% है और वेस्ट में 31% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, साउथ से 18% और ईस्ट में 15% है। तो मेनली रेवेन्यू जो 50%, मोर देन 50% है, वो नॉर्थ और वेस्ट से ही जनरेट कर रही है। और उसमें फिर 2 बड़े प्रोडक्ट इनके जो है हाउस वायर और वेंडिंग वायर है, और लो टेंशन और हाई टेंशन केबल है। तो मेनली फोकस जो इनका लो टेंशन और हाई टेंशन वायर और हाउस होल्ड वायर है, मतलब रिटेल में ये मतलब एक्सपेंशन करना चाह रहा है, जो कि इनके एम्बिशन में दिखता है। इन्होंने ये बोला है कि पिछले ईयर रिटेल से ये 34% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जो कि 2022 में 41% हो गया, और इसको भविष्य में 50% के आसपास इसको लाना चाह रहे हैं। तो मेनली फोकस इनका क्या है, रिटेल में है। रिटेल में ये थोड़ा सा अपना पहुंच बनाना चाह रहे हैं, और रिटेल में मतलब क्योंकि रिटेल की जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। रिटेल का मतलब ये हो गया जैसे हम लोग क्या है, घरों में वायरिंग कराते हैं, तो हमें वायर चाहिए होता है, छोटे छोटे मेरे स्विच सॉकेट ये सब चाहिए होता है। तो ये रिटेल, हम लोग रिटेल कहलाते हैं, छोटे इन्वेस्टर। तो ये मेनली रिटेल को टारगेट कराना चाहते हैं कि रिटेल इनके कस्टमर बने और उसमें रिटेल में भागीदारी करना चाह रहे हैं। तो अगर इनके एम्बिशन की, जैसा कि उन्होंने बोला कि ये ईपीसी जो बिजनेस है इनका, ईपीसी जैसा हमने पिछले साइड में देखा था कि ये 7% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है पूरे होल रेवेन्यू में से। तो ये ईपीसी बिजनेस को थोड़ा सा डाउनग्रेड करके थोड़ा सा जो अपना ग्रोथ एम्बिशन है वो रिटेल सेगमेंट में इंप्रूव करना चाहते हैं। अब उसका क्या है कि इन्होंने सेगमेंट की अपॉर्चुनिटी इन्होंने कैसे क्या देख रखा है कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 111 लाख करोड़ के आसपास, यानी 1.5 ट्रिलियन के आसपास जो सैंक्शन हुई है, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, जैसे कि ऑयल गैस प्रोजेक्ट होंगे, रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट होंगे, ट्रेवलिंग हाईवेज होंगे, रेलवेज होंगे, अनमोल रेल प्रोजेक्ट होंगे। तो एक्चुअली ये ईपीसी प्रोजेक्ट करती है। तो ईपीसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेगी, ये ईपीसी प्रोजेक्ट में अपना मतलब वैल्यू डिस्कवर कर सकती है कि मतलब 7% से थोड़ा सा बढ़ जाए 10-12%, लेकिन मेनली इनका क्या है, रिटेल में ये फोकस करना चाह रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से कि ईपीसी के थ्रू भी थोड़ा सा बहुत उसको कमा सकें, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो अभी हम थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अनिल गुप्ता जो है इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और यहाँ पे हमारा जो 267.8 मिलियन का जो कंपनसेशन है, 267 के आसपास जो टोटल कंपनसेशन है, ये 2022 का डाटा है। 2022 में अनिल गुप्ता ने 267 मिलियन के आसपास उनको कंपनसेट किया गया है। सैलरी का अगर परसेंटेज देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग के हिसाब से, तो 16% के आसपास, 17% मान के चलो, 17% के आसपास उनको सैलरी मिल रही है। और सीईओ टेन्योर की बात करें तो 30 साल का अनुभव है इनको। तो मैनेजमेंट की जो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में तो 30 साल बहुत होता है एक मतलब पर्टिकुलर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। और सीईओ ऑनरशिप इनके पास 17% के आसपास डाटा है। तो प्रमोटर भी हैं और सीईओ भी हैं। और तो अब इनका देखा जाए कि इन्होंने क्या मतलब क्या किया है, तो 30 साल का टर्नओवर है ही, कंपनसेट हम लोग ने बात कर ही ली थी। और ये मतलब 1993 से मतलब हैं कंपनी के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर से साथ 93 से हैं। और ये केबल और वायर्स में इनके काफी सारी एक्सपर्टीज है। और अगर जैसे बात करें इसके आगे, तो अगर का एक अच्छा कह सकते हैं कि ये इनिशिएटिव है कि वो कंपनी के साथ लॉयल हैं और मतलब उसके ग्रोथ में का भागीदारी कर रहे हैं। तो जो मैंने कि बोला कि जो इनका मेन जो
आगे का टारगेट है इनका जो इन्होंने अपने लेटर में बोला है कि 800 करोड़ का इन्फ्यूजन करेंगे। 800 करोड़ का इन्फ्यूजन करेंगे, रिटेल में पार्टिसिपेंट जो 50% की भागीदारी करेंगे और 50% की रिटेल में रेवेन्यू जनरेट जब होने लगेगा तो वो एक FMCG सेगमेंट में एंट्री करेंगे। तो ये सब हुआ। फिर बाकी बोर्ड मेंबर की अगर बात कर ले तो अनिल गुप्ता जी का अगर देखा जाए तो 30 साल का टर्नओवर है और कंपनसेशन ये 2022 का है और ऑनरशिप 17% के आसपास है। राजीव गुप्ता CFO हैं और इनकी भी 17 साल का टर्नओवर हो गया और ये है 6.1। और अर्चना गुप्ता ये 18 साल टर्नओवर है, 28 साल ये 28 साल। तो अगर देखा जाए मैनेजमेंट फुल एक्सपीरियंस है। मतलब एवरेज मैनेजमेंट की अगर बात करें कि कितने साल तक एवरेज लोग सर्व कर रहे हैं तो ये 15+ है। तो अगर सबका एवरेज निकालेंगे तो 15+ ही होगा मेरे हिसाब से। तो इसके हिसाब से मतलब बोर्ड जो मेंबर है वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस है, तो कंपनी को मतलब ग्रोथ दे सकते हैं क्योंकि उनको ABCD सारा पता है, सब कुछ पता है कंपनी के बारे में। और यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन की बात करें तो हाल ही में 0 से 3 महीने के अंदर तो कंपनी में कुछ लोगों ने अपने इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब कुछ ओपन मार्केट में शेयर बेचे तो 15,906 शेयर बेचे हैं। और उसके पहले 9 से 12 एक साल के अंदर की बात करें तो 73.1 मिलियन के हिसाब से मतलब 7 करोड़ के शेयर बेचे गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत कंपनी अपना कैश आउट करना चाह रहे हैं। जो प्रॉफिट हुआ है पिछले साल अगर हम देख रहे हैं KI इंडस्ट्री का, उसने कम से कम 500% के आसपास रिटर्न दिया है। जब मैंने इसको खरीदा था तो वो 400 के आसपास कुछ था और अभी 2200 के आसपास है। तो इसका मतलब 500% प्लस का रिटर्न दिया है। तो उस रिटर्न को थोड़ा सा प्रॉफिट वो ले रहे होंगे। तो बाकी वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ कंपनी में दिक्कत है, ये मेरी ओपिनियन है। और बाकी आगे फर्दर बढ़ते हैं तो यहाँ पे टॉप शेयर होल्डर की वो दिखाई गई है कि कौन कौन टॉप शेयर होल्डर है। तो 17% के साथ अनिल गुप्ता सबसे टॉप पे हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं जो इसको फॉलो करता हूँ वो 2.45 HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अपने यहाँ से HDFC का तो आपको पता ही है बहुत मतलब बड़ी कंपनी है, तो उसने भी इसके शेयर ले रखे हैं। और मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की है, जो मॉर्गन स्टैनली अगर स्टॉक ले रखा है, गोल्डमैन सैक ने ले रखा है। तो ये रिनाउंस कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें अपने मतलब शेयर होल्डर ये लोग हैं। तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो मतलब अच्छे मतलब ब्रोकर्स और कंपनियां भी इसके शेयर को होल्ड किए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन हमारा हो सकता है। अब मैंने रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है टोटल इसके एसेट जो हैं, टोटल एसेट जो कंपनी की बैलेंस शीट पे उसके उस एसेट पे उसने 13.6 का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि जो रनिंग बिजनेस के बाद जैसे 2 साल 4 साल बिजनेस चला उसके बाद उसको कुछ और कैपिटल की जरूरत पड़ी, मान लो 4 लाख रुपए उसने और लगाया तो उस एक्स्ट्रा पैसे पे उसने जो रिटर्न जनरेट किया वो 24.5 है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉय किया जो बाद में एम्प्लॉय किया उस पे वो 24% 5% का रिटर्न कर लिया। और 3 साल के एवरेज है 28.2, जो कि मतलब 3 साल से तो एवरेज से कम है लेकिन ठीक है, ये अगर 20 से ऊपर है तो अच्छा ही माना जाता है। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडस्ट्री का जो 3 साल का एवरेज है वो 10.8% के आसपास है रेशियो, और कंपनी ने भी 3 साल के एवरेज जो 18.4% के साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी जनरेट किया है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है कि मतलब जो टोटल कंपनी की इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो एक मतलब एक अच्छे शेयर होल्डर को अगर कोई कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर 15% से ऊपर है तो वो मतलब अच्छा माना जाता है कि वो निवेशक को मतलब कुछ अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे मैं मेनली क्या कहूँ मतलब जब भी रिटर्न ऑफ इक्विटी देखता हूँ वो मैं देखता हूँ कि वो कम से कम 15% तो हो ही हो। तो यहाँ पर 15% से ऊपर है तो 18.4% के आसपास है, तो ये ठीक है रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका मतलब 3 साल के एवरेज के हिसाब से ठीक है। तो चूंकि ये मिड कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, तो हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय मतलब बढ़ गया हो, तो उस हिसाब से ये रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका ठीक है। और मतलब इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब 15-16 मिनट की हो गई। और इसका जो अदर पार्ट है जैसे कि इसके जो पास्ट नंबर्स के बारे में और इसके वैल्यूएशन के बारे में हम अदर वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में मतलब करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका हम सेकंड पार्ट में इसके पैरामीटर्स जो हैं पास्ट परफॉर्मेंस और जो नंबर्स का एनालिसिस करेंगे, वो क्या बैलेंस शीट का जो एनालिसिस करेंगे वो सेकंड वीडियो में करेंगे। और इसके वैल्यूएशन के बारे में चेक करेंगे कि कंपनी इस प्राइस पर अंडर वैल्यूड है कि या ओवर वैल्यूड है, कि मतलब खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। और अभी जैसा कि मैं पता ही कि अभी इस समय क्या है कि फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल कर दिया है, तो इन्फ्लेशन काबू में आएगा, तो जिससे कि हो सकता है कि हमें आने वाले समय में अपने इंडियन मार्केट बाजार में बुल रन देखने को मिले। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम इस कंपनी को, एक ग्रोथ कंपनी को इस टाइम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो ये एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है एक्चुअली, ये बस मेरी थीसिस या मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब ये मेरी ओपिनियन है कि ये मतलब एक आगे चल के भी कि आपके इनिशियल अमाउंट को दुगना तिगना कर सकती है। तो
अभी के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अब मैं आगे भी ऐसी जानकारी से भरी वीडियो को बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं।